बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं गणित पाठ 4, जिसमें प्रश्नावली 4.3 है और इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, आप अगर वीडियो आपको बहुत अच्छे लगते हैं या आपको इन्फॉर्मेटिव लगते हैं कि 10वीं गणित में हमको सहयोग मिल रहा है, तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। और प्रतिदिन वीडियो देखें। जिस प्रकार हम कहीं कोचिंग पढ़ने जाते हैं, क्या होता है कि जब हम लगातार कोई चीज़ एक बार बार देखते रहते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा दिमाग उसका आदी हो जाता है। तो गणित अगर आपको नहीं भी आते हैं तो आना शुरू हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारी प्रश्नावली है 4.3, जिसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। मूलों की प्रकृति के कुछ नियम होते हैं जो मैंने पहले से लिख रखे हैं कि हमारा समय खराब ना हो। पहला नियम होता है मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। वास्तविक का मतलब होता है कोई भी संख्या आएगी जो धनात्मक होगी। धनात्मक संख्या का मतलब है कि उसमें किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं आएगा। 2, 4, 6, 8, 10, 15, 100, 1 लाख, 2 लाख, ऐसा कुछ भी आएगा, लेकिन उसमें ऋण चिन्ह सामने नहीं रहेगा। तो हम देखेंगे कि मूल वास्तविक हो जाएंगे। और भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न का मतलब होता है दो एक्स के अलग अलग मान आएंगे। हम जब प्रश्न हल करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। और हम इस नियम की पुष्टि किस प्रकार करेंगे, उसके लिए हमको बी वर्ग ऋण 4ac का मान निकालना होता है। और बी वर्ग ऋण 4ac का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, मतलब कोई धनात्मक संख्या अगर आ जाए, तो हम कहेंगे कि मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर बी वर्ग ऋण 4ac का मान 0 आ जाए तो हम लिख देंगे मूल वास्तविक व बराबर होंगे। और अगर बी वर्ग ऋण 4ac का मान ऋणात्मक संख्या अगर आ जाए, इसे कहते हैं 0 से छोटा, तो अगर बी वर्ग ऋण 4ac का मान ऋणात्मक संख्या हो जाए तो हम लिखेंगे मूल काल्पनिक होते हैं। इसमें प्रश्न ऐसा आता है कि जांच कीजिए मूलों की प्रकृति कैसी है। तो हमको कुछ नहीं करना है, केवल बी वर्ग ऋण 4ac का मान निकालना है। अगर धनात्मक संख्या हो तो उत्तर में लिखेंगे मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। अगर बी वर्ग ऋण 4ac का मान 0 हो जाए तो हम लिख देंगे मूल वास्तविक व भिन्न बराबर होंगे। और बी वर्ग ऋण 4ac का मान कोई ऋणात्मक संख्या आ जाए तो हम लिख देंगे मूल काल्पनिक होंगे। बस इतना ही प्रश्न केवल पूछा जाता है। और बी वर्ग ऋण 4ac जो होता है उसको विविक्त कर कहते हैं। विविक्त कर का ये सूत्र है। जब भी विविक्त कर ज्ञात करने के लिए आएगा तो हम इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। इस प्रश्नावली में इसी प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं जिसमें हमको मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और बी वर्ग ऋण 4ac का मान पता करना है। तो हम आते हैं सबसे पहले, उदाहरण नंबर 1 है, क्योंकि परीक्षा में प्रश्नावलियों में से ही प्रश्न नहीं आते, उदाहरण में से भी प्रश्न आते हैं। तो हम देखेंगे सबसे पहला प्रश्न हमारा है 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0। इस प्रश्न में हमको क्या करना है, विविक्त कर ज्ञात करना है व मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे। हम लिखेंगे सबसे पहले दिया हुआ समीकरण। तो लिखा हमने 2x वर्ग ऋण 4x धन 3 बराबर 0। अब हम इस समीकरण की तुलना करेंगे ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से। ये हमारा आदर्श द्विघात समीकरण होता है। इसको हमको याद रखना चाहिए कि ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 होता है और इसी के आधार पर सारे समीकरण हमको दिए होते हैं। इससे हम a b c के मान निकालेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे कि a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा। तो हम देखेंगे कि x वर्ग के सामने जो लिखा हुआ है वही a है। तो x वर्ग के सामने लिखा हुआ ही a है, मतलब a का मान हमारा 2 है। x के सामने लिखा हुआ b है, तो x के सामने लिखा हुआ b है, इसको चिन्ह सहित लिखना है। सभी अंकों को हम चिन्ह के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम ऋण 4। ऋण लगा हुआ है तो हमको लगाना है और धन लगा हुआ है तो नहीं लगाना है। और जो अंतिम हमारा अक्षर है वो है c, तो जो लास्ट में बचेगा वही हमारा c का मान है। इस प्रकार हमारे पास a, b और c के मान आ गए। विविक्त कर ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र है विविक्त कर। विविक्त कर का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। इस प्रकार विविक्त कर याद करते हैं, d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। तो हम लिखेंगे d बराबर b वर्ग का मतलब होता है हम b का मान रखेंगे यहाँ पर और वर्ग लगा देंगे। ऋण 4 अपनी जगह पर वैसे ही रहेगा। a और c के बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, मतलब हम गुणा लगाएंगे। तो a की जगह a का मान रखेंगे 2 और c की जगह c का मान रखेंगे 3। इस प्रकार हमारे पास समीकरण हमने जमा लिया। b वर्ग ऋण 4 का वर्ग, ऋण 4 वैसे ही, a का मान 2 और c का मान 3। अब हम देखेंगे कि वर्ग जब भी होता है तो
जो ऋण का चिन्ह है वो धन में बदल जाता है। इसका मतलब वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता, तो हमको इस ऋण चिन्ह को तो भूल जाना है। केवल हम 4 का वर्ग लिखेंगे। वर्ग का मतलब होता है कि हम उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करें। तो 4 का 4 में गुणा करेंगे तो आएगा 4 चौक 16। उसके बाद इन तीनों संख्याओं में से केवल एक ही बार ऋण है तो ऋण रहेगा। अब हम इनका आपस में गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 8 तिया हो जाएगा 24। अब हम देखेंगे डी बराबर हमारे पास जो बचा है 16 ऋण 24 है। तो हमको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाना पड़ेगा, दोनों के चिन्ह अलग अलग होने के कारण, और बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो 24 बड़ा है, 24 के सामने का चिन्ह लगाएंगे और 24 में से हम 16 को घटा देंगे तो हमारे पास बचेगा ऋण 8। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारा जो पहला प्रश्न हमने हल करा है उसमें डी का जो मान है वो ऋणात्मक संख्या आई है। डी कौन है? डी है हमारा बी वर्ग ऋण 4ac। तो हम यहाँ लिखेंगे, ये विविक्त कर का मान हमने पता कर लिया। अब हम लिखेंगे बी वर्ग ऋण 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा है, मतलब 0 यहाँ बड़ा हो गया। ये बड़ा चौड़ा मूल इधर रहता है, वो संख्या बड़ी हो जाती है। तो ऋण की संख्या जब भी आएगी तो हमको इस प्रकार से चिन्ह लगाना है कि 0 बड़ा है और ये वाला मान छोटा हो गया है। तो मूलों की प्रकृति हमको बताना है, तो हम लिखेंगे मूल काल्पनिक होंगे। मूल कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। तो जब भी बी वर्ग ऋण 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा हो जाए तो हमको मूलों की प्रकृति में केवल मूल काल्पनिक होंगे लिखना है। ये है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति जो उसने हमसे पूछी है। तो जब तक हम बी वर्ग ऋण 4ac का मान पता नहीं कर पाते तब तक हम ये लाइन नहीं लिख सकते। तो हमको बी वर्ग ऋण 4ac मतलब डी मतलब विविक्त कर, इसका मान निकालना है। और मान निकाल कर जब हम देखेंगे कि ऋण की संख्या अगर आ रही है तो लिख देंगे मूल काल्पनिक होंगे। और वो जो दो कंडीशन पिछले सवाल में पिछले नियम में बताई थी मैंने, उन नियमों को आगे हम फॉलो करेंगे, हमको समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं। उसके बाद लिखेंगे हल अगले प्रश्न के लिए। इसकी तुलना भी हम इसी समीकरण से करेंगे, ए एक्स वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0। हम देखेंगे एक्स वर्ग के सामने लिखा हुआ ए है, तो यहाँ ए का जो मान है वो हो जाएगा 3। उसके बाद एक्स के सामने लिखा हुआ बी है, तो बी हो जाएगा हमारा ऋण 2। और जो आखिरी में बचा है वो हमारा सी है, तो सी का मान हो जाएगा 1/3। हम विविक्त कर ज्ञात करेंगे। विविक्त कर, विविक्त कर जो है उसको कहते हैं डी, और इसका सूत्र होता है बी वर्ग ऋण 4ac। तो हम लिखेंगे डी बराबर बी वर्ग मतलब ऋण 2 का वर्ग, यहाँ लिख देंगे ऋण 2, फिर ऋण 4 वैसे ही गुणा लगाएंगे। ए का मान है 3 और सी का मान है 1/3। तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत ही सरल प्रश्न है। ये 3 बटे में और ये 3 ऊपर है, दोनों आपस में कट गए। ऋण यहाँ से गायब हो जाएगा क्योंकि वर्ग कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। 2 का हम वर्ग करेंगे तो 2 का 2 में ही गुणा करना पड़ेगा, 2 दूनी हो जाएगा 4, और यहाँ हमारे पास बचा है 4 एकम 4। अब देख पा रहे हैं कि 4 में से 4 घटेगा तो बचेगा 0। इस प्रकार हमारे पास जो डी का मान है वो आ गया 0। तो हम लिखेंगे कि बी वर्ग ऋण 4ac बराबर हमारे पास आ गया 0। और पिछले नियम में मैंने बताया था कि जब भी बी वर्ग ऋण 4ac का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति जो है वो हो जाएगी मूल वास्तविक और बराबर होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब यह है कि जब हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमारे पास दो संख्याएं आएगी और दोनों संख्याएं धनात्मक संख्याएं रहेगी। वास्तविक का मतलब धनात्मक संख्याएं रहेगी और बराबर रहेगी, मतलब हो सकता है एक्स का एक मान 2 आए तो दूसरा भी 2 ही आएगा, मतलब मूल बराबर होंगे। मूल का मतलब एक्स के जो मान है वो बराबर रहेंगे हमारे पास। इस प्रकार हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान प्रश्न है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे प्रश्नावली के प्रश्न। जो प्रश्नावली है हमारी उसमें इसी प्रकार के प्रश्न दिए हुए हैं। तो हम देखते हैं इसका पहला प्रश्न किस प्रकार से हल करेंगे। प्रश्नावली है हमारी, प्रश्नावली 4.3।
पहला प्रश्न हम देखेंगे, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा विविक्त कर ज्ञात कीजिए, विविक्त कर ज्ञात कीजिए। तो हम देखेंगे कि पिछले सवाल के जैसे ही प्रश्न है, ये भी देखेंगे। पहला प्रश्न जो है हमारा, ऐसा एक प्रश्न परीक्षा में प्रति वर्ष जरूर आता है, तो हमको ये सारे प्रश्न बनना चाहिए। तो 2x वर्ग ऋण 5x बराबर 0, हम देखेंगे ऐसे प्रश्नों को किस प्रकार से हल करेंगे। हम तुलना करेंगे इसकी ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से, तुलना करेंगे। तो तुलना करेंगे का मतलब ये है कि हम a का मान क्या निकाल पाएंगे, b का क्या होगा, c का क्या होगा, इससे हमको पता लग जाएगा। x वर्ग के सामने लिखी हुई संख्या a है, तो हम लिखेंगे कि a बराबर हमारे पास 2 आ जाएगा। x के सामने लिखी हुई संख्या हमारा b है, तो b का मान आ जाएगा हमारे पास ऋण 3। और जो अंत में बची हुई संख्या है वो c है, तो c का मान हमारे पास हो जाएगा 5। सबसे पहले मूलों की प्रकृति हम ऐसे ज्ञात नहीं कर सकते, हमको विविक्त कर ज्ञात करना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे विविक्त कर, विविक्त कर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। हम लिखेंगे d बराबर b का वर्ग मतलब ऋण 3 का वर्ग, तो ऋण 3 लिखेंगे, वर्ग लगा देंगे। ऋण 4 वैसा का वैसे ही रहेगा, गुणा लगाएंगे, a का मान लिखेंगे 2 और c का मान लिखेंगे 5। इस प्रकार हमारे पास b वर्ग ऋण 4ac का हमने नीचे मान उतार दिया। अब ऋण यहाँ से गायब हो जाएगा, क्योंकि वर्ग कभी ऋण का नहीं होता। वो 3 का 3 में गुणा करेंगे, 3 तिया हो जाएगा 9, और हम इनका आपस में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 8 पंजे हो जाएगा 40। हमारे पास जो संख्या निकल कर आई है वो है 9 ऋण 40। दोनों के चिन्ह अलग अलग है, हमको घटाना पड़ेगा, बड़ी में से छोटी घटेगी, तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे और बड़ी के ही सामने का चिन्ह लगाएंगे। तो 40 के सामने का चिन्ह लगाएंगे और 40 में से 9 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 31। इस प्रकार हमारे पास जो d का मान आया है वो आ गया ऋण 31। अब d का मान मतलब b वर्ग ऋण 4ac का मान, तो b वर्ग ऋण 4ac का जो मान है वो 0 से छोटा है, तो हम b वर्ग ऋण 4ac को छोटा कर देंगे। इधर ये जो नोक जिधर होती है उधर मान छोटा होता है, और जिधर ये चिड़िया की चोंच खुली हुई रहती है वो बड़ा मान हो जाता है। तो 0 यहाँ पर बड़ा हो गया, ऋणात्मक संख्या जो है वो 0 से छोटी होती है, तो 0 को हमने बड़ा कर दिया और ये संख्या को हमने छोटा कर दिया। अब यहाँ लिखेंगे हम मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो जब भी ऋणात्मक संख्या हमारे पास आ जाए तो हम लिखेंगे मूल काल्पनिक, मूल काल्पनिक होंगे। हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अगर काल्पनिक भूल जाए तो, कि मूल वास्तविक, मूल वास्तविक नहीं होंगे, मूल वास्तविक नहीं होंगे। इसी का मतलब होता है मूल काल्पनिक होंगे। तो हमको केवल इतना प्रश्न करना पड़ता है, कभी कभी ये 4 नंबर में और कभी 3 नंबर में आता है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हम देखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में दिया हुआ है 3x वर्ग ऋण 4 करणी 3x धन 4 बराबर 0। तो हम देखेंगे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, और ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे, 0 से तुलना करेंगे। तो हम देखेंगे किस प्रकार से abc के मान निकलेंगे। x वर्ग के सामने लिखी हुई संख्या ही हमारा a है, तो लिखेंगे a बराबर 3। x के सामने लिखी हुई संख्या हमारा b है,
तो x के सामने जो लिखा हुआ है वो पूरा b का मान है, तो b का मान है ऋण 4 करनी 3। उसके बाद c का जो मान है वो आखिरी की बची हुई संख्या है, मतलब 4 है। अब यहाँ हम निकालेंगे विविक्त कर। विविक्त कर निकालेंगे हम d। तो d जो होता है वो होता है b वर्ग ऋण 4ac। हम देखेंगे क्या होगा, d बराबर b का वर्ग मतलब ऋण 4 करनी 3 और इसका लगा देंगे वर्ग। ऋण 4 वैसा का वैसे ही गुना लगाएंगे, a का मान लिखेंगे 3 और c का मान लिखेंगे 4। अब d बराबर हम देखेंगे, यहाँ पर ऋण चिन्ह तो गायब हो जाएगा क्योंकि वर्ग कभी भी ऋण का नहीं होता। अब हम दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्ग देखेंगे, तो 4 का जो वर्ग होता है वो होता है 4 चौक 16 और करनी 3 का वर्ग होता है 3। जब भी वर्ग लगाने की बारी आए तो करनी वर्ग से कट जाती है। इसको ऐसा देखते हैं कि 3 की घात जो है वो 1/2 होती है। करनी का मतलब होता है 1/2 घात और ऊपर लगा हुआ है वर्ग, तो इससे ये कट जाता है तो केवल 3 की घात 1 बचती है, मतलब यहाँ पर केवल बचेगा 3। इस प्रकार हम लिख देंगे कि 4 का वर्ग हो गया 16 और करनी 3 का वर्ग हो गया 3। बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब गुणा हो रहा है। फिर उसके बाद ऋण लगाएंगे और आपस में इनका गुणा करेंगे। 4 तिया 12 और 12 चौक 48 होता है, तो यहाँ लिख देंगे 48। डी का जो मान है हम देखेंगे कि 16 तिया भी 48 होता है, तो यहाँ भी 48 और ऋण 48। 48 में से 48 घटेगा तो बच जाएगा 0। इस प्रकार हम देखेंगे कि हमारे पास डी का जो मान है वो आ गया 0। अब हम लिखेंगे मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, तो हम देखेंगे मूलों की प्रकृति में d बराबर 0 आ गया। d कौन है, d है b वर्ग ऋण 4ac का मान, तो ये आ गया हमारे पास 0। जब ये 0 आ गया तो हमने पिछले नियमों में पढ़ा था, इसको हम क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मूल वास्तविक, मूल वास्तविक एवं बराबर होंगे। जब भी 0 आएगा तो हम ऐसा ही लिखेंगे कि मूल जो है वो होंगे वास्तविक और बराबर। इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न परीक्षा में प्रति वर्ष आता है, तो ये प्रश्न हमको आना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं। अब हम देखेंगे इसका तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न जो है उसमें है 2x वर्ग ऋण 6x धन 3 बराबर 0। पिछले सवाल जैसा ही प्रश्न है, तो इसको आप हल कर सकते हो। यह आपका HW है, कमेंट में करके भी आप इसको डाल सकते हो कि हाँ ये हो गया, क्योंकि प्रश्न बिल्कुल वैसा का वैसा ही है और समय खराब होगा एक जैसे प्रश्नों को हल करने में। हम इसका जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है उसको हल करने का प्रयास करते हैं। इसमें लिखा है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए, k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हो। ये हमारा प्रश्न है। इसमें समीकरण दिया हुआ है, पहला समीकरण दिया है 2x वर्ग धन kx धन 3 बराबर 0। प्रश्न बोल रहा है कि हमको अब यहाँ k का मान ज्ञात करना है और कंडीशन उसने दी है कि उसके दोनों मूल बराबर हो। तो हमने देखा था पिछले इस प्रश्न में कि मूल बराबर तब होते हैं, यहाँ लिखेंगे हल, मूल यदि लिख लें, यदि मूल बराबर होंगे तो क्या होगा, तो d बराबर 0 होगा। d बराबर 0 मतलब d का मान होता है b वर्ग ऋण 4ac बराबर 0 आएगा। तो हम देखेंगे कि b वर्ग ऋण 4ac का मान अगर 0 आएगा तो ही उसके मूल बराबर होंगे। अब हम इसमें मान रखेंगे, सबसे पहले a b और c के मान निकालेंगे।
तो a का जो मान है वो x वर्ग के सामने का होता है, b का जो मान होता है वो x के सामने का होता है, और c का जो मान होता है वो आखिरी में बचा हुआ अंक होता है। इस प्रकार हमारे पास abc के मान आ गए। अब हम इसको रखेंगे, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से हमने उतारा b वर्ग ऋण 4ac, तो b का मान जो है वो k का वर्ग ऋण 4 गुना a का मान 2 और c का मान 3, ये होना चाहिए बराबर 0 के। समीकरण 1 में हमने रख दिया b का वर्ग मतलब k का वर्ग, ऋण 4 वैसे ही, a की जगह रखा हमने 2 और c की जगह रखा हमने 3। अब k वर्ग तो k वर्ग रहेगा, इनका आपस में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 और 8 दिया हो जाएगा 24, बराबर हमारे पास 0 है। ऐसा भी कर सकते हैं 3 दूनी 6 और 6 चौक 24। अब हम देखेंगे k का हमको मान निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे k वर्ग और ये 24 को बराबर के उधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा धन का। अब क्या होता है, हमको k का वर्ग दिया है, k का मान निकालना है, तो यहां से जब भी वर्ग हटेगा तो इधर करनी लग जाएगी। अब करनी लगेगी तो हमको इन संख्याओं को करनी से बाहर निकालना पड़ेगा। हम थोड़ा रफ कार्य करेंगे, यहाँ रफ कार्य करेंगे तो हम 24 के गुणनखंड निकालेंगे। अंतिम अक्षर 2 के पहाड़े वाला है तो 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग जाएगा तो 12 जो है 2 के पहाड़े में 6 बार में आएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, 6 जो है वो 3 बार में आएगा, और 3 के पहाड़े में 3 जो है वो 1 बार में आएगा। इस प्रकार हम 24 के गुणनखंड निकाल लेंगे, 2 2 2 और 3। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर करनी के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 करके देखेंगे इसको 24 आ रहा है कि नहीं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24। इस प्रकार 24 हमारा बराबर आ गया। अब जिनके जिनके जोड़े बन रहे हैं वो इस करनी से एक एक बार बाहर आ जाएंगे। ये जोड़ा बना तो यहाँ से 2 बाहर आएगा। अब ये 2 का भी जोड़ा नहीं है और 3 का भी जोड़ा नहीं है, ये 2 अलग है और 3 अलग है, तो हम इनको करनी के अंदर ही रहने देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, इनका 2 तिया हो जाएगा 6। इस प्रकार k का जो मान है वो निकल कर आ गया हमारे पास 2 करनी 6। इस प्रकार कभी कभी सीधे सीधे विविक्त करके आपकी जी पूछ लेगा, कभी कभी आपसे पूछेगा कि मूल बराबर होंगे तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से आपको प्रश्नों को हल करना होगा। तो बहुत ही सरल प्रश्न है और ज्यादा प्रश्न दिए हुए नहीं है, 3 विविक्त करके हैं और 2 प्रश्न k के मान ज्ञात करने वाले हैं। एक और प्रश्न है k के मान का ज्ञात करने का, 2 ही प्रश्न है, 2 में से एक प्रश्न पूछ सकता है। तो हम दूसरा प्रश्न करेंगे जो थोड़ा सा कठिन है। देखेंगे हम के एक्स ऋण 2 धन 6 बराबर 0। थोड़ा अटपटा सा प्रश्न है, इसको किस प्रकार से हल करेंगे तो देखेंगे हल। सबसे पहले हमको इस के एक्स का इस कोष्टक में गुणा करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे के का तो के रहेगा, एक्स का एक्स में गुणा होगा तो एक्स की घात 2 हो जाएगी, फिर ऋण लगाएंगे, फिर के एक्स का 2 में गुणा होगा तो कुछ नहीं होगा, 2 सामने लिखा जाएगा, साथ में के लिखा जाएगा, साथ में एक्स लिखा जाएगा। अब इस के एक्स का हमको 6 में गुणा नहीं करना है क्योंकि ये कोष्टक में ही गुणा होगा, केवल कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है। धन 6 हमारा वैसा का वैसे ही रहेगा। एक बार फिर से देखेंगे कैसे गुणा करा, के का के लिखा, एक्स का एक्स में गुणा करा, एक्स का वर्ग हो गया, ऋण लगाया, 2 लिखा और साथ में के एक्स लिख दिया, क्योंकि 2 का गुणा के एक्स में होगा तो ये कोई संख्या तो है नहीं, केवल ये सामने लिखा जाएगा। और धन 6 वैसा का वैसे इसमें के एक्स का गुणा इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये केवल कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है, तो इसका केवल कोष्टक में गुणा होगा। अब हम देखेंगे कि जो a का मान है वो हो जाएगा हमारा k, b का जो मान है वो हो जाएगा ऋण 2k और c का जो मान है वो हो जाएगा 6। अब हम देखेंगे यदि मूल बराबर हो तो, यदि मूल बराबर हो तो क्या होता है, d बराबर 0 होता है। तो d का मतलब होता है b वर्ग ऋण 4ac बराबर कितना होगा 0। हम देखेंगे b वर्ग मतलब ऋण 2k का वर्ग, ऋण 2k का वर्ग, फिर ऋण 4 का ऋण 4, a का मान जो है वो है k और c का जो मान है वो है 6 और हम यहाँ लिख देंगे बराबर 0। हमने b वर्ग की जगह लिखा ऋण 2k, उसका वर्ग लगा दिया, ऋण 4 वैसे ही, a की जगह लिखा हमने k और c की जगह लिखा हमने 6। अब हम देखेंगे कि ऋण तो यहाँ से गायब हो जाएगा, वर्ग कभी ऋण का होता नहीं है, 2 का जो वर्ग है वो हो जाएगा 4 और k का हो जाएगा वर्ग,
यहाँ देखेंगे ऋण 6 का गुणा हम 4 में करेंगे, 6 चौक हो जाएगा 24, साथ में लिख देंगे के बराबर रहेगा 0। अब हम देखेंगे कि 4 के पहाड़े में 4 भी आता है और 24 भी आता है, तो हम 4 को निकाल देंगे कॉमन। के यहाँ पर भी है और के यहाँ पर भी है, के भी निकल जाएगा कॉमन। अब यहाँ से 4 बाहर आ गया, के 2 बार था, 1 बार बाहर आ गया, तो 1 बार कोष्टक के अंदर बचेगा। यहाँ से के बाहर आ गया, अब 24 में से अंदर क्या बचेगा, तो हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 24 कितनी बार में आएगा, तो 4 छंग 24 मतलब 6 बार में आएगा। यहाँ लिख देंगे बराबर 0। किस प्रकार से कॉमन निकाला हमने, 4 कॉमन निकाला, वो दोनों जगह से निकलेगा, के भी दोनों जगह से निकलेगा। फिर हम क्या करते हैं, 4 के पहाड़े को पढ़ते हैं। 4 कितनी बार में आता है, 1 बार में, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं रहती। के वर्ग में से के बाहर निकला, तो यहाँ पर केवल के लिखाएगा, एक यहाँ सामने लिखा हुआ है ऐसा मान लेते हैं। उसके बाद ऋण लगाएंगे, ये के तो पूरा बाहर आ गया। अब 4 का हम गुणा करेंगे, 4 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे कि 24 कितनी बार में आएगा, तो वो 6 बार में आएगा। हम इसका गुणा करके देख लेते हैं, 4 एकम 4, के का के में के वर्ग, ऋण का ऋण, 4 छंग 24, और ये के वैसा का वैसे रहेगा, मतलब हमने जो निकाला है वो सही है। अब हम एक बार 4 के बराबर रखेंगे 0, तो हम देखेंगे कि के बराबर आएगा 0/4, तो के बराबर हो गया 1 बार 0, तो 1 बार तो के का मान हमारे पास आ गया 0। फिर हम इस कोष्टक को रखेंगे 0 के बराबर, तो के ऋण 6 बराबर रखेंगे 0, तो के बराबर 6 जाएगा बराबर के उधर, तो ये हो जाएगा धन का। इस प्रकार हमारे पास के 2 मान आ गए, एक आ गया 0 और एक आ गया 6। इस प्रकार से हमको हल करना रहेगा। और ये प्रश्न परीक्षा में 2 ही प्रश्न दिए हुए हैं, इसमें एक प्रश्न आने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्रतिदिन चैनल पर विजिट करें, क्योंकि लगातार आपके वीडियो डल रहे हैं।